मैम ने बहुत ही अच्छा व्याख्यान दिया है। 15 मिनट में अपनी बात रखना और जो भी आपके दिमाग में है उसको अच्छे तरीके से प्रस्तुत करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और मैं कोशिश करती हूँ। वैसे बहुत पहले मैंने एक पेपर लिखा था कि महात्मा गांधी का इंडस्ट्रियलाइजेशन मैकेनाइजेशन को लेके क्या पॉइंट ऑफ व्यू था। उसका एक रीअसेसमेंट था इन्वायरमेंटल एथिकल पर्सपेक्टिव से, जिसको लकीली दीपाली मैम ने कहीं से एक्सप्लोर किया एंड शी अप्रोच्ड मी। उन्होंने कहा कि मैम आप भी बोलिए, तो उसी रेफरेंस में मैं बात करना चाहूँगी। बिकॉज एक पेपर लिखने के लिए मैंने गांधी को थोड़ा पढ़ा था उस टाइम पे, ऑल्दो ये काफ़ी 3-4 साल 5 साल पहले की बात है। रिसेंटली मैंने गांधी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी और मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि इतना जल्दी ही ख़त्म किया है, जस्ट 2 महीने पहले, और मुझे अभी बोलने का मौका मिल रहा है, तो सारी चीज़ें अभी हैं मेमोरी में कि क्या था कैसे था। गांधी एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसको हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और कुछ चीज़ें बचपन से याद हैं। मतलब फर्स्ट क्लास में आप कह सकते हैं, एकदम प्राइमरी के बच्चे को जो पढ़ाया जाता है गांधी जी का चोरी न करना, कॉपी न करना, सत्य बोलने को लेके, उनका राजा हरिश्चंद्र नाटक देखना, श्रवण कुमार नाटक देखना, और उसके बाद कैसे वो मोटिवेटेड होते हैं और सत्य के लिए अपनी माँ के प्रति, अपने परिवार के प्रति। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेमोरी में ऐसे जाके बस जाती हैं जो कभी बाहर नहीं निकलती हैं। लेकिन उनके जो गूढ़ व्यक्तित्व है, उनका पॉलिटिकल, उनका इकोनॉमिक, उनका सोशल, उनका रिलीजियस, उनका फिलोसॉफिकल, उनका मोरल पर्सपेक्टिव, ये सब कुछ इतना गूढ़ है कि जो एक समय के बाद ही समझ में आता है, जो बाल मन को नहीं समझ में आता है, और वो बहुत समय के बाद हम लोग पकड़ पाते हैं। तो जो मैंने समझा है, मैं थोड़ा इधर भी मुखातिब होना चाहूँगी क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं सिर्फ इस तरफ बात कर रही हूँ। तो गांधी को जैसे हम लोग देख रहे हैं, और जिस बारे में मैं बात करना चाहती हूँ कि गांधी ने इंडस्ट्रियलाइजेशन और मैकेनाइजेशन को लेके क्या पर्सपेक्टिव दिया, उसके क्या उन्होंने डिजास्टर्स इम्पैक्ट पहले ही, आज से सेंचुरीज अगो लगभग उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिए थे, जो आज हम देख रहे हैं अपने आसपास। इनिशियली क्या हुआ कि जिन लोगों ने समझा गांधी को बहुत ही सुपरफ्लुअस लेवल पर, उन्होंने कह दिया कि गांधी वॉज एंटी साइंस, एंटी मशीनरी, एंटी इंडस्ट्रियलिस्ट, है ना, एंटी। और इसी वजह से जैसे वेस्ट में मार्क्स का बोलबाला है, वैसे इंडिया में गांधी का बोलबाला है। और कुछ लोग कहते हैं कि गांधी इज इक्वल टू मार्क्सिज्म माइनस वायलेंस। आई डोंट एग्री विद दिस कॉन्सेप्ट। मैं इससे अग्री नहीं करती हूँ, और हम लोग बहुत सारे पर्सपेक्टिव में इसको देख सकते हैं। स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं, ही वॉज नॉट मटीरियलिस्ट, ऑल्सो उनका मीन्स अलग था, उनके मॉरल पर्सपेक्टिव्स अलग थे। तो गांधी को समझने के लिए मुझे लगता है कि अगर गांधी की फिलॉसफी समझ ली जाए कि गांधी का दर्शन क्या था, वो किस तरीके से देखते थे चीज़ों को, तो ये सारी चीज़ें भी समझ में आ सकती हैं। तो लिमिट करते हुए खुद को सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन और मैकेनाइजेशन के बारे में अगर बात किया जाए, तो गांधी ने कहा था कि देखिए मशीन का काम क्या है और मशीन की ज़रूरत क्यों है। मशीन का काम और मशीन की ज़रूरत इसलिए है ताकि जो हमारे ह्यूमन एफर्ट्स हैं, जो ह्यूमन लेबर है, बहुत ही कठिन कार्य को करने के लिए, या एनिमल से जो, या मनुष्यों से हम काम लेते हैं जो बहुत कठिन होते हैं, जो बहुत सारे टॉल देते हैं उनके शारीरिक ढांचे पे या मानसिक रूप से उनको एक तरीके से शोषित करते हैं, उन कार्यों को करने के लिए हम मशीनरी की सहायता, वहाँ पर मशीन की ज़रूरत होती है कि जल्दी कर सकें। लेकिन क्या हर समय हर एक छोटे से छोटे कार्य को करने के लिए मशीन की ज़रूरत पड़नी चाहिए? इस बार बहुत पहले ही गांधी ने सोच लिया था, और उनका कहना था कि अगर हम सारे काम मशीन से करने लगे तो एक टाइम के बाद हम आलसी हो जाएंगे, हमारा शरीर जैसे जंग लग जाता है चीज़ों को यूज़ ना करो, किसी कॉमोडिटी को, उस तरीके से हो जाएगा, और मशीन ही सब काम करने लगेगा, टेक्नोलॉजीज आ जाएंगी, तो फिर मनुष्य क्या करेंगे, उनके हाथ में क्या काम होगा। तो मशीन को लेके उनका बहुत सदा सा एक रवैया रहा। ऐसा नहीं था कि वो कम्प्लीटली मशीन के अगेंस्ट थे, क्योंकि वो तो कहते थे कि दांत खोदने की भी मशीन होती है, ये ग्लास भी मशीन है, चरखा भी मशीन है ना, बहुत सारी चीज़ें जो मशीन है। तो मैं कैसे कह दूँ कि मैं मशीन के अगेंस्ट हूँ, क्योंकि मशीन तो बहुत सारी चीज़ें हैं और हम यूज़ भी करते हैं। लेकिन कहाँ पर मशीनरी का यूज़ होना चाहिए, कितनी बड़ी चीज़ें होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, एक्सेट्रा। फिर जब लोग उनसे पूछते थे, जैसे मिडल्टन मेरी थे, रामचंद्रन एंड बहुत सारे और लोग हैं, कि आप मशीन के अगर पक्ष में हैं तो मशीन बनाने के लिए, जैसे सोइंग मशीन उसके पक्ष में है, वो चरखा है या जो भी चीज़ें, तो आप उसके लिए तो इंडस्ट्रीज लगाएंगे ना, इंडस्ट्रीज लगेंगी हैवी मशीन को, या छोटी मशीनों के भी प्रोडक्शन के लिए इंडस्ट्रीज लगेंगी। तो वो इंडस्ट्रीज के आप पक्ष में है कि विपक्ष में है, और ये भी एक मुद्दा है गांधी के लिए। तो गांधी का ये कहना था
इंडस्ट्रीज लगेंगी, पर वो इंडस्ट्रीज पे स्वामित्व किसका होगा। अब सारी चीजें बहुत गुथी हुई हैं, बिल्कुल 15 मिनट में सारी चीजें हम लोग एक एक करके कैसे देख सकते हैं, बट आप देख सकते हैं कि गांधी का सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक सारे थॉट्स यहाँ पर मिले हुए हैं जो उनकी फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजी से ही आ रहे हैं कि इंडस्ट्रीज लगेंगे, लेकिन इंडस्ट्रीज पर किसका स्वामित्व होगा। क्या वो किसी व्यक्ति के, यानी कैपिटलिज्म टाइप का स्ट्रक्चर होगा, किसी व्यक्ति के स्वामित्व में होना चाहिए या उसका ट्रस्टीशिप होना चाहिए। और इसीलिए गांधी का सोशलिज्म जो है वो एक बेहतरीन उदाहरण है चीजों को मैनेज करने का। और ट्रस्टीशिप का सिद्धांत कहाँ से आता है। ईशोपनिषद का जो प्रथम श्लोक है आप सभी लोगों ने सुना भी होगा, ईशावास्यन इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगतेन त्यक्तेन भिंजिता मागृता तस्य सुद्धम, कि हम ऐसे यूज करें चीजों को, इस तरीके से उपभोग करें चीजों का जैसे कि कड़कड़ में ईश्वर है, ईशा का ही वास है सभी चीजों में, और गिद्ध की तरह दूसरे लोगों पर दृष्टि लगा कर न बैठे, और यदि हमारे पास धन है या चीजें हैं तो उसको बांटें। और इस कॉन्सेप्ट से, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है, ईशोपनिषद से। इसलिए मैंने पहले कहा कि मैं उस लाइन से वास्ता नहीं रखती कि वो मार्क्सिज्म से या किसी भी वेस्टर्न आइडियोलॉजी से प्रभावित है। गांधी कॉम्प्लीटली उपनिषदिक, अद्वैतम और इंडियन ट्रेडिशनल इंडियन फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजी से अपनी चीजें बोरो करते हैं, और वो कहते भी हैं, बहुत प्राउडली कहते हैं कि मैं सनातनी हूँ और मैं इसमें गर्व करता हूँ। पर सनातनी का अर्थ और जिस कम्युनल आइडियोलॉजी में हिंदू का अर्थ होता है उस अर्थ में हम चीजों को नहीं लेंगे। बातें करते करते बहुत बातें हो जाती हैं, वर्ण व्यवस्था की भी बात है, वो उसके पक्ष में थे, इस पर बहुत सवाल हो सकते हैं और डिस्कशन में बहुत चीजें आएंगी भी कि कैसे गांधी को हम सही मान ले, वो तो वर्ण व्यवस्था के पक्षधर थे, लेकिन उसका भी यहाँ पर इंटरप्रिटेशन है और बहुत सारे जस्टिफिकेशन भी हैं। उसको गांधी ने कहा भी कि जिसने वर्ण व्यवस्था नहीं मानी जिस समाज ने, वो खत्म हो गया। और कैसे जरूरत है अज्ञान से कैसे मुक्ति, आरक्षा से कैसे मुक्ति, अभाव से कैसे मुक्ति, और तमाम चीजें कि शरीर यानी कि आलस्य से कैसे मुक्ति हो, उसके लिए 4 वर्ड बनाए गए। तो यहाँ से वो सारी चीजें उठा के बता रहे हैं कि कैसे जरूरत है समाज को कि वो काम करे, व्यक्ति काम करे, न कि मशीन और इंडस्ट्रीज काम करे। और इंडस्ट्रीज अगर काम करती है तो कैसी इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, तो कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्रीज। कॉटेज इंडस्ट्रीज यानी कि वो छोटे से कॉटेज में, एक छोटे से घर में, एक छोटी सी झोपड़ी में भी बनाई जा सके। और अगर कॉटेज इंडस्ट्री को आप प्रमोट करते हो तो ऑब्वियसली गांधी के हिसाब से स्वदेशी, स्वराज एंड सर्वोदय, ये 3 उनका कॉन्सेप्ट है, और जिसके मूल में है सत्याग्रह। सत्याग्रह, पावर ऑफ द ट्रूथ एंड सत्य, अहिंसा, सत्य का आग्रह एटसेट्रा। तो गांधीयन फिलॉसफी उनके हर एक थॉट में बहुत ही इंट्रिंसिकली वाइड है। और गांधी इंडस्ट्रीज को लेके, मैकेनाइजेशन को लेके, टेक्नोलॉजीज को लेके, ऑल्सो साइंस को लेके स्केप्टिक भी हैं, होपफुल भी हैं। और एक चीज भी कहते हैं कि अगर ये बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल, बहुत ज्यादा, जैसे आज हम लोग क्या, वी आर लिविंग आर्टिफिशियल लाइफ इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एरा, तो अगर बहुत ज्यादा अपने आप को सराउंड कर लेंगे ऐसी चीजों से और दूर हो जाएंगे प्रकृति से, इन्वायरमेंट से, तो अल्टीमेटली टाइम आएगा जबकि हमें इन चीजों को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा। जैसे कि आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम की फिर से बात हो रही है, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगाने के लिए लगभग सभी सरकारें फिर से प्रमोट कर रही हैं। सारे जो कंट्रीज हैं, सारे नेशंस हैं, वो कैसे इन्वायरमेंट को बचाएं, उसके लिए फिर से वही बैक टू द नेचुरल रूट, उसी की बात कर रहे हैं। तो गांधी ने बहुत पहले ये सारी चीजें प्रेडिक्ट की थी कि कैसे इंडस्ट्रीज और जो मशीनरी है, हैवी उद्योग जिसको हम लोग हैवी इंडस्ट्रीज कह सकते हैं, उनका हमारे इन्वायरमेंट पर बुरा असर पड़ रहा है, और उससे कैसे हमारा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, स्पिरिचुअल इवोल्यूशन बाधित होता है, और कैसे हम बहुत ज्यादा कंज्यूमरिस्ट हो जाते हैं, आवश्यकता से अधिक का संग्रह करने लगते हैं और मिनिमलिस्ट अप्रोच को त्याग देते हैं, जिसकी वजह से हम बर्डन्ड हो जाते हैं। अब ये बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि लगभग सभी लोग जानते हैं कि उनके ऊपर प्रभाव, अगर सच में कहा जाए कि वेस्टर्न थिंकर्स का प्रभाव था तो थोरो, रस्किन और टॉल्स्टॉय, इनका प्रभाव माना जाता है। और वो थोरो की एक बात जिसमें वो थोरो ने अपने 2, ठीक है, तो वो वेस्ट में जब मॉडर्निज्म आया था तो ओवर एम्फेसिस होता था किसके ऊपर, रैशनैलिटी के ऊपर, रीजन के ऊपर, साइंटिफिक डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, और जो ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग था वो सारी चीजें चेंज हो रही थी। उस सेंस में मॉडर्निटी को, जैसा कि दीपक सर ने भी कहा कि वो बहुत स्लो टू अडॉप्ट थे, धीरे धीरे अडॉप्ट करते थे। तो मॉडर्निटी जैसे उन्होंने देखा कि वेस्ट में मॉडर्निटी चल रहा है, ही वाज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एवरीथिंग,
तो इनिशियली हिंद स्वराज में आप देखेंगे भी शुरुआत में तो एकदम मॉडर्निटी के क्रिटिक में ही थे। क्रिटिक ऑफ मॉडर्निटी में बहुत सारे उनके पेपर भी हैं, बहुत सारे लोगों ने लिखा है, दीपू पारेख ने लिखा है, श्याम प्रसाद ने लिखा है और बहुत सारे लोगों ने लिखा है। तो मॉडर्निटी के वो खिलाफ थे और यहाँ पे किसी ने इस पे एम्फेसिस नहीं किया कि वो मॉडर्न थे और वो ट्रेडिशनल थे। और जिस सेंस में उनको प्रोग्रेसिव कहा जा रहा है, प्रोग्रेसिव होना इस सेंस में था कि गांधी जी इस चीज के लिए तैयार थे कि देश काल परिस्थिति के हिसाब से जो चेंजेस होने चाहिए वो करना चाहिए। जैसे कि जाति व्यवस्था के विरोध में थे, वो छुआछूत के विरोध में थे, अस्पृश्यता निवारण की बात करते थे, ठीक है, इंटर डाइनिंग, इंटर कास्ट मैरिजेस, इन सबके वो समर्थन में थे, इसलिए उनको प्रोग्रेसिव कहा जा रहा है, ठीक है। पर मॉडर्निटी जिस सेंस में इनिशियली कहा गया, सो ही वाज अगेंस्ट मॉडर्निटी, बट धीरे धीरे ही like gradually started adopting the important things like railways। उनको समझ में आया कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स होते हैं जहाँ पे उनको एलोपैथी या सर्जरी का हेल्प लेना पड़ेगा। हर जगह अर्थ वाटर ट्रीटमेंट काम नहीं करेगा, हर जगह वाटर टब में बैठ के डिजीजेस ठीक नहीं। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ में कहते भी हैं कि मैं जब तक प्रयोग नहीं करूंगा सत्य के साथ और जब तक मैं पूरी तरह से निश्चित नहीं हो जाता, सर्टेनिटी नहीं आ जाती कि ये चीज काम करता है और ये चीज एडॉप्टिव है, एडॉप्टेबल है, तब तक मैं उसको हाँ नहीं करूंगा। और यही चीज वो दूसरों से भी अपेक्षा रखते थे कि आप भी मेरी कई बातों पर तुरंत यकीन मत करिए, आप सुनिए, समझिए, परखिए, फिर आपको लगता है कि ये ठीक है, आपके लिए काम कर रहा है, तब एडॉप्ट करिए। तो ये पूरी बात है, समझ गए?